आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसकी आज मैं फायर एंड आइस जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई आज मैं उसकी चर्चा करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें पोएट आखिर कहना क्या चाहते हैं, साथ साथ में इसमें कौन कौन लिटरेरी डिवाइस और फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है इसकी भी चर्चा करूंगा। और इसमें हम देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करता हुआ, और तब मैं फायर एंड आइस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स आर कंसर्न विथ ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स हिज रिएक्शन टू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम में खास करके आप जब भी कभी देखेंगे तो उन्होंने इस चीज़ों के बारे में कंसर्न करता हुआ, खास करके मानव जाति का जो ट्रेजेडीज़ है, जो फियर्स है, तो लाइफ में जो ढेर सारे कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कम्प्लेक्सन है, कम्प्लेक्स लाइफ है। लाइफ का मतलब कम्प्लेक्स तो होता ही होता है, जटिल प्रकार का जीवन ही होता है, और उसमें आने वाले जो ढेर सारे जो अपने जो बर्डन्स होते हैं इंसानों की लाइफ में, इसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश किया है, अपने बर्डन्स को एक्सेप्टेंस भी किया है इन्होंने। और ख़ास करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जीवन की मैं बातें करूं तो इनका जन्म 26 मार्च 1874 में फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ, और इनकी डेथ की मैं बातें करूँ तो 29 जनवरी 1963 में इनका डेथ हो गया। ये पोएम खास करके द पोएम इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव। इसमें आप देखेंगे कि खास करके जो ये बताना इस पोएम में चाह रहे हैं, ये खास करके ये बताना चाह रहे हैं कि पोएम जो इसी इर्द गिर्द के चारों तरफ ये नाचता रहती है, जो कि जो आदमी का जो ह्यूमन इमोशंस है वही पूरे के पूरे डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इसके बारे में चर्चा इन्होंने किया है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द पोएट ऑफ टेरर के नाम से भी जानते हैं। और ये पोएम खास करके जब भी कभी आप अगर स्टडी करें तो आपको पता होगा, खास करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस बातों को कहते भी थे कि एक पोएम कहाँ से शुरू होती है, तो डिलाइट से शुरू होती है और विजडम पर जाकर लास्ट हो जाती है। और इनको स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोविंग इवनिंग, इन्हीं की रचना एक है जो क्लास 12th के 11th की जो बुक है BSCB में, उसमें इसकी स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को, क्योंकि आज भी वहाँ प्रेयर सॉन्ग के रूप में गाया जाता है। खास करके इसमें हम देखेंगे कि इसमें आखिर पोएट कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं फायर एंड आइस। ये फायर एंड आइस किसको शो करने की कोशिश करता है, इसकी मैं चर्चा करूं। और ये पोएम आपको लिखा और पब्लिश भी 1920 में हुआ, और ये खास करके ये फायर एंड आइस, ये दोनों एक अपने आप में ही ये दोनों मेटाफर हैं। और ये खास करके फायर एंड आइस ये रिप्रेजेंट टू इमोशंस ऑफ ह्यूमंस, जो कि फर्स्ट फायर है जो कि डिज़ायर को, और सेकेंड जो आइस है जो हैटर्ड को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो इस पोएट ने इसको इसी रूप से इसका इस्तेमाल किया है। अब मैं जैसे इसका टेक्स्ट पर चलता हुआ और इसमें कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ उसकी भी चर्चा मैं करूँगा, इसे भी गौर से आप देखें। कहते हैं क्या है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। कहते हैं क्या, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी, और कुछ कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। लेकिन मैं यह विश्वास करता हुआ, मैं इसके डिज़ायर को मैं 100% मैं इसे चेक कर चुका हूँ, टेस्ट किया हूँ, और ख़ास करके मैं उनके फेवर में जाना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, जो कि यहाँ जो पेरिस वर्ड आप देख रहे हैं, पेरिस का मतलब होता है डाई। अगर इसे 2 बार ख़त्म, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे 2 बार इसे ख़त्म होना पड़े, I think I know enough of it to say that what destruction is also great and would suffice।
यहाँ जो सफाइस जो वर्ड है वो सफिशिएंट अर्थात इनफ के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए कहते हैं कि अगर इसे दोबारा भी ख़त्म होना पड़े तो मेरे विचार से, आई थिंक, मेरे समझ से, कि ये बर्फ़ में इनफ ऑफ फेट है, जहाँ पे पूरी दुनिया केवल, मैं भी इसे जानता हूँ कि यहाँ पूरी दुनिया केवल किसके चक्कर में पड़ी हुई है, तो केवल यहाँ हेट ही हेट ज़्यादा है। और मेरे विचार से टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और मेरे विचार से बर्फ़ भी विनाश के लिए अच्छा ही है, ये भी कम नहीं है, इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी एक अपने आप में अच्छा ही है। एंड वुड सफाइस, अगर देखा जाए तो ये भी अपने आप में काफ़ी ही रहेगी। नहीं, अब ये दोनों में कहते हैं कि दोनों अपने आप में, दोनों का वैल्यू अपने आप में अलग अलग है। और ख़ास करके आप जानते भी हैं, इसमें पोएट इस चीज़ों के बारे में भी बताने की कोशिश किया है कि द पोएट हैज़ कंपेयर्ड टू द डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी hatredness and lust. According to the poet, lust is a greater evil. खास करके कहा जाता है कि लस्ट क्या है, तो लस्ट पोएट के अनुसार लस्ट सही बात है कि बहुत बड़ा, एक बहुत बुरी बला है वो। डिज़ायर और लस्ट इज़ द कॉज ऑफ वॉर, डिज़ायर और लस्ट की वजह से ही वॉर होते हैं। Hatredness is also harmful, so the poem Fire and Ice represents that the true evils, hatred and lust, lead to the destruction of the world. खास करके hatred और lust, lust, यही दोनों दुनिया को विनाश करने के लिए सफिशिएंट है। इसमें अपने लोग यही देखें। साथ साथ में भी मैं चर्चा करूंगा कि इसमें किस किस प्रकार की फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, इसकी भी चर्चा करूंगा। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें इसका राइमिंग स्कीम क्या है। तो इस राइमिंग स्कीम के लिए हम देखते हैं राइम स्कीम ए बी ए, खास करके अभी 3-3 लाइन के रूप में इसको बांटेंगे, ए बी ए, फिर ए बी सी, फिर बी सी बी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे आप। जैसे ए फायर से मिला डिज़ायर, फिर इस फायर के टोन से मिला फायर, तो ए, फिर आइस से मिल गया आपको ट्वाइस, राइमिंग साउंड से पता चलता है। फिर यहाँ सी, फिर एक न्यू वर्ड आ गया, इसका कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है। दूसरा में क्या देखिए, फिर बी मिल गया आइस से, तो आइस ट्वाइस आइस, फिर हेट से मिल गया ग्रेट, इसीलिए सी माने थे हेट को, यहाँ देख फिर हैं, और जो सी यहाँ भी मान ली। और साथ साथ में सफाइस क्या है, ये भी बी जो कि ट्वाइस के टोन के बराबर है। इसलिए इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी सी, बी सी बी, इसलिए यही रहा। इसमें खास करके मैं चर्चा करूंगा कि फायर में किसको किसको वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो फायर जो कि ग्रीड, ये फायर की कैटेगरी में है। डिज़ायर भी फायर की कैटेगरी में। आवाराइस जो कि लालच है, ये भी फायर की कैटेगरी में है। लस्ट ये भी फायर की कैटेगरी में है। एंगर गुस्सा ये भी फायर की कैटेगरी में है। क्रुएल्टी फ्यूरी, ये सारे के सारे वर्ड फायर की कैटेगरी में है। आइस की जब मैं चर्चा करूँ, आइस में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो इंडिफरेंस है, हैटर्ड है, रजरिटी है, कोल्डनेस है, इनसेंसिटिविटी है जिसका मतलब असंवेदनशीलता होता है, और दूसरा इनटॉलरेंस है, ये भी अपने आप में एक असहिष्णुता, ये भी आइस में ही इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं। इसमें जब मैं जैसा चर्चा करता हूँ क्या कि इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए गए, इसके बारे में ऐसा मैं चर्चा करूँगा। इसे आप गौर से देखें और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो उसे बनाने की भी कोशिश करें। जैसे कि अभी आप यहाँ देखेंगे कि इसमें चर्चा हो रही है क्या कि फायर एंड आइस की, तो अभी आपने देखा कि फायर एंड आइस मेटाफर, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी डायरेक्टली कंपेयर अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स। खास करके मेटाफर किसका इस्तेमाल करते हैं, मेटाफर के बारे में आप बड़े जानते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते, उसके बारे में भी जान लें। एक प्रकार का ये फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हमेशा कंपैरिजन खास करके डायरेक्टली तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में एक ऐसी वस्तुओं से इसका कंपैरिजन कराते हैं जिसकी उसका कोई रिलेशन उससे ना हो, अनरिलेटेड सब्जेक्ट से हो। जैसे जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी था कि फायर एंड आइस अपने आप में ही एक मेटाफर है जो कि मीनिंग के रूपों में कहीं से कहीं इसके बारे में बताने की कोशिश करता है। और ये लिखा किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये कब लिखा, 1874 में, और 1963 में इनकी मौत हो गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और ये पोएम लिखी कब गई, तो ये इट वॉज रिटन एंड पब्लिश्ड इन 1920। और फायर एंड आइस
जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है, तो टू इमोशंस ऑफ ह्यूमंस, जो कि फर्स्ट है डिज़ायर एंड हेटर्ड। बोथ दीज इमोशंस आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन, जो कि ये दोनों ही काफ़ी हैं। डिज़ायर और हेटर्ड ही पूरी दुनिया को समाप्त करने के लिए सफिशिएंट है, और वर्ल्ड आर ब्रिंगिंग इट टू एन एंड, यही दोनों है जो कि दुनिया में इसे ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट है। इसमें जब मैं चर्चा करूं तो फर्स्ट में इसमें एजोनेंस इस्तेमाल किया गया है, जो कि एजोनेंस क्योंकि आप सारे बच्चे जानते भी हैं कि एजोनेंस एक अलिट्रेशन का पार्ट है, जो कि अलिट्रेशन को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें होता है फर्स्ट को कहते हैं एजोनेंस, सेकेंड को कहते हैं कंसोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड, जो कि इसमें लिखा भी है कि एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स इन द सेम लाइन सच एज द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन आई होल्ड विद दोज, यानी ओहो, यहाँ भी ओ रिपीट हो रहा है और यहाँ भी ओ रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे एजोनेंस। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें लिए यहाँ जो वर्ड लगाओ तो ये दोनों क्या है, एजोनेंस है। दूसरे की बात करूँ अलिट्रेशन, इसमें अलिट्रेशन भी इस्तेमाल किया गया है। तो अलिट्रेशन क्या है, तो अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन सच एज द साउंड ऑफ एफ इन आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। एफ फॉर, यहाँ भी फॉर है, दोनों रिपीटेशन ऑफ द सेम कंसोनेंट साउंड्स, इट इज़ नोन एज अलिट्रेशन, तो इसको हम अलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा में इसमें इस्तेमाल किया गया इमेजरी। इमेजरी के लिए भी हम किसका इस्तेमाल, तो इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। जिसमें हम इमेजरी की जब मैं चर्चा करूँ तो इमेजरी हम जिसको हम कहते हैं अलंकृत भाषा। ये अलंकृत भाषा क्या होता है, जिसमें आप जानते हैं क्योंकि इसमें हम भाषा के सहायता से कुछ बताना चाहते हैं कि इसमें आदमी समझता है, आदमी के अनुभव के बारे के साथ साथ इसमें यह समझा जाता है कि इसमें 5 सेंसेस भी काम करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो शम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो ग्रेट। इस रूप में ये इसको हम क्या कहते हैं, इमेजरी। दूसरे की मैं चर्चा करूं कि सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है, सिंबोलिज्म का मतलब प्रतीकवाद होता है। प्रतीक से कुछ साइन के बारे में कुछ पता चलता है, तो ये भी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच ही होता है। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिम्बल्स टू सिग्निफाई आइडियाज़। सिंबोलिज्म एक प्रकार का क्या है, तो सिंबल है जिसका इस्तेमाल हम आइडियाज़ को सिग्निफाई करने के लिए या क्वालिटीज़ को सिग्निफाई करने के लिए करते हैं। खास करके किसके माध्यम से, तो सिंबॉलिक मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। अलग अलग लिटरल जो कि सिंबॉलिक मीनिंग के साथ साथ जो कि किससे अलग होता है, उनके लिटरल मीनिंग से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे फायर इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर, फायर किसका सिंबल करता है वहाँ, तो फायर डिज़ायर के बारे में। और आइस सिंबलाइजेज हैटर्ड, ये दोनों अलग अलग वर्ड जो कि फायर कहाँ आइस कहाँ, लेकिन फायर सिंबलाइज किसको करता है, डिज़ायर को, और आइस किसको सिंबलाइज करता है, तो हैटर्ड को। सिमिलरली ग्रीन एंड गोल्ड आर द सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। जैसे उसी प्रकार सेम जैसे ग्रीन और गोल्ड दोनों अपने आप में किसको प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करता है, तो ये अपने आप में ब्यूटी और हैप्पीनेस को शो करता है। इसके बाद पुनः फिर सेकेंड पार्ट में चलता हूँ, देखता हूँ कि उसके बाद में इसमें किस प्रकार का फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। जैसे कि इसके बाद इसमें जो आपका इस्तेमाल किया हुआ जो वर्ड वो क्या है, तो इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स के रूप में एक एनाफोरा भी है। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेस। वैसे इसमें कुछ ऐसे रिपीटेशन ऑफ वर्ड होते हैं जो कि शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो उस कंडीशन में आपने क्या देखा कि सम से वर्ड दोनों बार बार रिपीट होता है, इसी को हम एनाफोरा के नाम से जानते हैं। एक होता है पर्सनिफिकेशन। इसमें पर्सनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, पर्सनिफिकेशन जो कि ह्यूमन क्वालिटीज़ के रूपों में काम करता है, लेकिन वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि इसमें पोएम में जैसे मैं बातें करूँ, फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। फायर एंड आइस है दोनों की एक अपने आप में डिस्ट्रक्टिव आइटम्स के रूपों में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स इसमें हैं। देयरफॉर द पोएट पर्सनिफाइज फायर एंड आइस बाय गिविंग देम अ माइंड विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑलमोस्ट एनीथिंग, क्योंकि सबके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश भी किया पर्सनिफिकेशन के माध्यम से, जो कि इसके बारे में फायर एंड आइस क्योंकि माइंड में इसके बारे में बताया कि सब चीज़ों को बर्बाद करने के लिए ही दोनों काफ़ी है। दूसरे के बाद इसमें एक आता है एनजैममेंट। अभी एनजैममेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में ज़रा जान लें आप। एनजॉयमेंट का मतलब होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ थॉट और क्लाउड्स दैट डजंट केयर टू
doesn't come to an end at a line break, rather it moves over the text line। जैसे कि ये कहाँ से, तो एक जैसे इसमें देखेंगे कि शुरुआती दौर के तुरंत ही बाद एक ने क्लाउज इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इसमें आप देखते हैं व्हाट है, तो उस कंडीशन में यहाँ भी क्लाउज के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले, और ये अंतिम लाइन में भी जाकर देखते हैं यहाँ भी आके क्लाउज जुड़ जाता है। तो ये आगे जाकर लाइन के साथ साथ ये टेक्स्ट को भी मूव करने की कोशिश करता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि एक प्रकार का एंजाइमेंट होता है, और इसमें एक प्रकार का एक थॉट और एक क्लाउज के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले, और ये अंतिम कंडीशन में नहीं आता। ये इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एंजाइमेंट कहते हैं। दूसरे में क्या राइमिंग स्कीम के बारे में जैसे बताए भी हैं कि राइमिंग स्कीम में क्या है, ABA, ABC या BCB। दूसरे की बात बोली ये क्या है, तो एक प्रकार का याम्बिक टेट्रामीटर, क्योंकि 3 लाइन इसमें बांटा गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ मीटर हैविंग 4 याम्स पर लाइन। इसमें एक ऐसा याम्बिक टेट्रामीटर का मतलब होता है, एक प्रकार का मीटर होता है, जो कि मीटर अभी तो आप लोग उतना नहीं समझेंगे, लेकिन तत्कालिक समझ लीजिए, जिसके पास 4 याम्स होते हैं प्रत्येक लाइन में। जैसे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, से यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये चारों के चारों एक अपने आप में क्या है, तो एक वो याम्बिक टेट्रामीटर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे, जिसमें इसी को हम कहते हैं क्या, याम्बिक टेट्रामीटर, जिसका मतलब होता है लघु गुरु चरण वाला नहीं, लेकिन स्पेशली याम्बिक टेट्रामीटर आपसे नहीं पूछेगा नहीं। और ये इतना ही केवल आपको इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले टोटल के टोटल फिगर्स ऑफ स्पीच थे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।